हमारे सामने टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यह न्यूटन का दिया गया काफ़ी फेमस एक टॉपिक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमको पढ़ना है कि आखिर में कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो क्यों अर्थ पे है, अगर यूनिवर्स में है कहीं मूव कर रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, या अगर जुपिटर पे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। इसका वजह है ग्रेविटी। और न्यूटन ने यह बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और यही फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो आखिर में ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है, और यही जो लॉ है उसी को कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, वही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाएगा। और यह ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप से वर्क करता है, यानी कि किस लॉ को फॉलो करके फोर्स लगाता है, और उसी लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो हम समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, M1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट M2, और इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम D मान लेते हैं। यानी M1 ऑब्जेक्ट एक M2 ऑब्जेक्ट, बीच का डिस्टेंस D। तो M1 चाहेगा कि हम M2 को खींच लें और M2 चाहेगा कि हम M1 को खींच लें, और यही जो फोर्स है वह ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आखिर में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। According to universal law of gravitation, the gravitational force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब अगर यहाँ हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी इनके मास का प्रोडक्ट के, M1 इंटू M2। इक्वेशन फर्स्ट, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 इंटू M2, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी F प्रोपोर्शनल इनवर्सली है तो इसीलिए 1/d² लिखा जाता है। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों साइड F है लेफ्ट में, तो F प्रोपोर्शनल ऊपर हो जाएगा M1 M2, नीचे हो जाएगा d²। अब नियम कहता है कि अगर ये प्रोपोर्शनल हटाया जाए तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, और वह कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी F जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल टू, और एक कांस्टेंट जिसको G कहा गया है, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब M1 M2/d², यानी फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू, फार्मूला मिलता है G M1 M2/d²। F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M1 M2 क्या है, M1 इक्वल टू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एंड M2 क्या है, मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ये है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो कोई भी फोर्स हो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यानी एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन। अब यहाँ पे जी क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू प्रत्येक जगह सेम ही होता है, और इसका वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको निकालने का काम जॉर्ज कैवेंडिश ने किया था। जॉर्ज कैवेंडिश ने
जी का वैल्यू फाइंड किया, जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा कि ये जी का जो एसआई यूनिट है कैसे आता है, क्यों ये हो गया, क्या रीजन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर नहीं बनता है, नहीं आपको समझ में आता है, तो नेक्स्ट वीडियो इस पे होगा कि आखिर में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका एसआई यूनिट क्यों होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके रिलेशन की। अगर मास इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास इंक्रीज तो फोर्स भी इंक्रीज, मास अगर डिक्रीज तो फोर्स भी डिक्रीज। यहाँ देखिए, अगर डिस्टेंस इंक्रीज तो फोर्स डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक ये बढ़ेगा तो ये ऊपर वाला घटेगा, ये अगर इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये अगर डिक्रीज तो ये इंक्रीज। यानी डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। इसमें एक और लॉजिक है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, डी हो गया डबल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1/4, 1/4, 1/4। अब कैसे 1/4, ये डिस्टेंस को डबल, तो डबल करेंगे तो डी का यहाँ स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करके बताना होगा। तो अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 होगा जब डिस्टेंस को डबल करेंगे। डिस्टेंस जब ट्रिपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9। अगर डिस्टेंस को 4 टाइम करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 का स्क्वायर, तो 1/16। ठीक, अगर इसको 1/2 कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं 1/2, अगर ये हो जाता है 1/2 का स्क्वायर, तो 1, और ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यानी तब ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर इसको ट्रिपल किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/9, अगर इसको 1/3 कर दिया जाए, 1/3, तो 1/3 यानी कि घट रहा है, 1/3 घट रहा है, तो ये डेफिनेटली है कि बढ़ेगा। तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, और 9 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, यानी 1/9, तो ये ऊपर चला जाएगा 9, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। आपको याद रखना है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, डेफिनेटली घटेगा। मुझे आशा है कि आप समझ गए हैं। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।